नमस्कार। विश्व समाधान मंच पैरा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 26 जुलाई, आज 26 जुलाई 2024 है। कारगिल विजय उत्सव की 25वीं वर्षगांठ है। आज पूरा देश अपने उन बलिदानियों को नमन कर रहा है जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश की सीमा की सुरक्षा की, आक्रांता पाकिस्तानियों को खदेड़ने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया, उनको भारत की सरजमीन पर नापाक कृत्य करने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री ने भी द्रास में उन तमाम शहीदों को, बलिदानियों को नमन किया। देश के 527 बलिदानी, जिसमें 1363 बलिदानी घायल हुए थे। ये बहुत बड़ा संघर्ष था भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने का, विदेशी ताकतों का पाक को मोहरा बनाकर देश की अस्मिता को ललकारने का एक नापाक षड्यंत्र था, जिसे पूर्व की तरह भारत के जांबाज सेना ने जमी दोज किया। आज ये 10 मई 1999 में भारत के कारगिल क्षेत्र पर, उसकी ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर दिया। वो भारत के जांबाज लोग जो गडरिया के रूप में वहाँ थे, स्थानीय निवासी के रूप में वहाँ थे, उन्होंने भारतीय सेना को इस बात से अवगत कराया कि देश की सीमा में इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही तत्व घुस चुके हैं। भारतीय सेना ने अपने जांबाज, अपने पराक्रम से इस प्रकार उनको 3 महीने लंबे चले इस संघर्ष में 26 जुलाई 1999 को मजबूर किया। और उनका आका और कोई नहीं। जब भारतीय सेना ने उन घुसपैठियों को, उन आक्रांताओं को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी मौत निश्चित थी, तो ऐसे समय में उनका तारनहार बना हुआ, उनके हर नापाक षड्यंत्रों में संरक्षक बना हुआ अमेरिका ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव डालकर उन तमाम आक्रांताओं को, जिन्होंने भारत की सरजमीन पे हमला करने का कृत्य किया, उनको सुरक्षित पाक जाने का अवसर दिया। भले ही आज हम 25 साल बाद भी यह नहीं जान पाए पूरा देश कि इस षड्यंत्र का मुख्य खलनायक कौन था। इसका मुख्य खलनायक भले ही कहने के लिए जनरल मुशर्रफ रहा हो, पर पाकिस्तानी सेना और सत्ताधारियों के बीच में एक बात चारों तरफ से उजागर है कि पाकिस्तानी सेना अपने हुक्मरानों से अधिक अमेरिका के इशारे पे संचालित होती है। और अमेरिका ने हर समय भारत से 1947 के बाद जो निरंतर हमले किए, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का संरक्षण था। उसके बचाने के लिए अमेरिका चाहे बांग्लादेश प्रकरण पे हो, चाहे सियाचिन प्रकरण, ये कारगिल प्रकरण पे हो, चाहे कश्मीर प्रकरण पे हो, चाहे अन्य भागों में भारत के अलगाववादियों को संरक्षण देने का काम हो,
अमेरिका कहने को भारत का मित्र बनता है, पे बेशर्मी से भारत विरोधी तत्वों को न केवल संरक्षण देता है अपितु उनको भारत के खिलाफ कृत्य करने के लिए उकसाते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका ने जिस प्रकार से ट्रंप शासन द्वारा पाकिस्तान को अलग थलग करने के काम पर रोक जो लगाई थी, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को फिर अवैध दान देने का काम किया। उसको F-16 विमानों के कल पुर्जे और उसको जो दिवालिया हो चुका था उसे उबारने के लिए विश्व बैंक से लेकर तमाम संस्थाओं से ऋण देने का काम किया। यही नहीं, अमेरिका के कई सांसद कश्मीर में, भारत के पाक अधिकृत कश्मीर में का दौरा करने गए। ये काहे न गाए, अमेरिका इस प्रकार का कृत्य है। देश भले ही अपने सही बलिदानियों के, जांबाज सेनानियों के पराक्रम को नमन करने के लिए आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है, परंतु हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए हमारे मित्र कौन हैं, देश का दुश्मन कौन है, देश के ये भारत को विभाजन, भारत को कमजोर करने वाला तत्व कौन है। आज इस मौके पर जहां हम उन तमाम जांबाजों को, उन बलिदानियों को नमन करते हैं, वहीं देश को ये सबक लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमने कारगिल युद्ध के बाद सबक नहीं लिया, संसद पे हमले के बाद सबक नहीं लिया, पठानकोट हवाई अड्डे पे हमले के बाद सजग नहीं लिया, बम्बई में आतंकी हमले के बाद सजग नहीं लिया, उधर से पुलवामा से लेकर उरी पर आतंक के बाद भी सबक नहीं लिया। हम आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते रहे। जब तक हमारा ये मानना है साहब, देश के जांबाज आए दिन, आज भी जब से मोदी की तीसरा कार्यकाल आया, मोदी ने तीसरे कार्यकाल में जैसे ही रूस का दौरा किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले बढ़ गए। भारत के सपूतों ने 5-5, 4-4 भारत की सेना के जांबाज आतंकियों द्वारा मारे जाने लगे, वो अपनी बलिदान देने लगे। तो एक प्रश्न स्वाभाविक है, आखिर पाकिस्तान किसकी सह पर, भले ये कहा जा रहा हो कि चीन की सह पर है, परंतु इस मामले में जहां भारत विरोधी तत्वों के मामले में चीन और अमेरिका एकजुट हैं, वो भारत को कमज़ोर कराना चाहते हैं। अगर कमज़ोर कराना नहीं चाहते तो भारत और रूस के बीच जो मित्रता है, ये इन दोनों को फूटी आंख नींद शुभ आती है। इसलिए देश के हुक्मरानों को सजग होना चाहिए, परंतु सजग होने की जगह देश के हुक्मरान, भले ही प्रधानमंत्री द्रास में ये कह रहे हूँ हमने अग्निपथ योजना बनाई हो देश के सेना के सुरक्षा के लिए, पर प्रधानमंत्री जी माफ़ करना, भारत को विदेशी तत्व सरकारों का, देशों का अंधा अनुसरण करने की जरूरत नहीं। जितना खतरा भारत में है उतना अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है, उतना खतरा किसी देश को नहीं है। भले ही पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और भारत से लेकर ईरान से चारों तरफ से घिरा हो, परंतु भारत पे बहुत बड़ा खतरा है। जहां भारत को चारों तरफ ईरान, पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका और उसके नाटो देशों के निशाने पे है, वहीं इस्लामिक देश आए दिन भारत पर को निशाने पे लेने, कटघरे में लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में भारतीय सेना में विदेशी अंधा अनुसरण करके अग्निवीर योजना बनाना ये उचित नहीं है।
हमारा ये साफ मानना है। हम दो घटनाओं को आज चर्चा मुख्य करेंगे। एक जो कारगिल के प्रकरण पे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। कारगिल के प्रकरण पे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और उनके आकाओं के तमाम षड्यंत्रों के बाद भारत को सजग होना चाहिए और उसे अपने दुश्मन को चिन्हित करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म, उसे आतंकी देश घोषित करे। जो देश पाकिस्तान के साथ संबंध रखता है, भारत उस देश से, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, उनसे भी व्यापारिक संबंध नहीं करेगा। तो भारत के हुक्मरान जब क्रिकेट खेलने का काम, देश के क्रिकेट खेलने का काम पाकिस्तान के साथ करते हैं, देश की सेना का मनोबल कम होता है, देश के जांबाजों का मनोबल कम होता है, देश की आम जनता भ्रमित होती है, देश की आम जनता को कोई संदेश नहीं होता है। आखिर वो किस माटी के बने हैं जो सरकारें और हुक्मरान पाकिस्तान से मैच खेलने की अनुमति देश की क्रिकेट टीम को कर देते। 2 टके के लिए देश के आत्मसम्मान को रोंदवाने का काम ये उचित नहीं है। कारगिल दिवस पर हमें ये साफ होना चाहिए कि हमारा दुश्मन मात्र पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन केवल चीन नहीं है, हमारा दुश्मन केवल अमेरिका और नाटो नहीं है, अपितु हमारा दुश्मन ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अंध समर्थन देते हैं, जो भारत को निशाने पे लेते हैं, जो भारत के संस्कृति को निशाने पे लेते हैं। इसलिए भारत में लोकतंत्र तभी तक जीवित है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो अंध तुष्टिकरण के लिए, चाहे कोई भी पार्टी की सरकारें हो, देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटती हैं, ये राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। कल ही देश में एक महत्वपूर्ण और खबर आई। वो खबर ये थी, देश के राष्ट्रपति भवन से एक सूचना जारी हुई कि देश के राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल और दरबार हॉल का नामकरण भारतीय संस्कृति के अनुरूप लोकतांत्रिकरण और उसमें अंग्रेजी दास्ता को मुक्त करने के लिए उनका नामकरण भारतीयकरण के अनुसार अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रख दिया गया। ये बहुत स्वागत योग्य खबर है। और वहीं उत्तराखंड से खबर आई, जोशीमठ का नाम जो सरकार ने इच्छा की थी, ज्योतिष मठ रखा गया। ये खबर हमारा ये साफ मानना है, जो समाज, जो सरकारें अपने सर माथे पर गुलामी का कलंक बनाए रखती है और जो अपने सम्मान और हितों के लिए सजग नहीं रहती है, उनकी रक्षा नहीं करती है, वो उसका वर्तमान के साथ भविष्य भी अंधकारमय होता है। ये हमें सोचना होगा। ये केवल ये दरबार हॉल नहीं, ये अशोक हॉल नहीं, अपितु देश के माथे पे हम कई बार प्रधानमंत्री से और देश के हुक्मरानों से निरंतर मांग कर कि देश में सबसे बड़ा कलंक ये है, 77 साल हो गए अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुई, परंतु देश में आज भी अंग्रेजी की भाषा में ही राजकाज से लेकर शासन, न्याय, शिक्षा, रोजगार सब मिलता है, केवल अंग्रेजी का बंधक है। भारतीय भाषाएं उपेक्षा का शिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश की शिक्षा से लेकर देश के शासन में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त लोगों को बिना अंग्रेजी को जाने देश में अनपढ़ों की इस तरह से अशिक्षित की तरह अपनी भाग्य पर रोना होता है। वहीं दूसरी तरफ देश का नाम अभी भी अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम है, जबकि नाम भारत होना चाहिए था। जो भूल नेहरू के समय, आज़ादी के समय देश के नीति नियंताओं ने की, वही भूल प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले
विशेष अधिवेशन के दौरान की, जब एक माहौल बन गया था संविधान में संशोधन का, इंडिया का नाम की जगह भारत नाम रखने का, परंतु पता नहीं किस दबाव में आकर, किस मोह में आकर प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर पाए, या क्या कुछ कमी रह गई हो। परंतु इतना जग जाहिर है, इंडिया नाम भारत का नहीं हो सकता है। इंडिया नाम अंग्रेजों ने अशिक्षित, असभ्य, असंस्कारित और लोगों के लिए रखा था। वो कुत्तों को और इंडियन को बराबर मानते थे। उनके माल रोडों पर ये लिखा रहता था, डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड हियर। तो ये हे दृष्टि से रखा था। देश का अपना प्राचीन नाम है, गौरवशाली इतिहास है, तो अपना नाम रखना है। जो तमाम दूतावासों से वही का हम उत्तराखंड में जोशीमठ को ज्योतिर्मठ करने वाली धामी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से हम कई बार बोल चुके हैं, तमाम सरकारों, कि उत्तराखंड में इस प्रकार के सर वायसराय के नाम पर, लैंसडौन के नाम पर, जो 1887 में लॉर्ड लैंसडौन वायसराय के नाम पर बनाया गया, जहां आज भारत की सैन्य छावनी है। गढ़वाल रेजिमेंट राइफल का जो गौरवशाली इतिहास है, उसका मुख्यालय भी है। वहीं राष्ट्रपति भवन में जो वायसराय रहते थे, भारत के ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में, वो 1929 में बनाया था। उनके वहाँ अब भले ही मोदी सरकार तमाम भवनों का निर्माण सेंट्रल विस्टा के नाम पे कर रहे हैं, पर बहुत दुख की बात है, जो स्वदेशी के नाम पर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोषित भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों की सरकार है, उनको भारतीय नाम नहीं मिला। वो सेंट्रल विस्टा के नाम से उन्होंने केंद्रीय सचिवालय का, जहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रालयों के कार्यालय हों, उनको एकीकृत कर लिया, सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया। तो भारतीय नीति आयोग का जो नाम छद्म नाम रखा गया, जो योजना आयोग को उचित नहीं माना गया था, नाम बदल के नीति आयोग, ये भी संक्षिप्तीकरण, अंग्रेजीकरण है। तो देश की सरकारों को, संघ की पोषित सरकारों को ये समझना चाहिए, राष्ट्र के मूल्यों का, राष्ट्र के नामकरण, भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान के साथ श्वेत बनाने का काम होना चाहिए। इसी के साथ हम ये मानते हैं कि नाम, जो लोगों को ये साधारण काम लगता है, उनको ये पता नहीं है देश के भगवान राम के नाम में कितनी महिमा होती है। नाम आन मान शान का प्रतीक होता है, पहचान होती है अपने प्राचीन इतिहास और धरोहरों की, अपने पूर्वजों के, अपने गौरवशाली इतिहास के। जब हमारे नाम ही उपेक्षित हो, जब भारत जिस प्रकार से अमेरिका ने अंग्रेजों के गुलाम रहने के बावजूद, अंग्रेजी नस्ल द्वारा शासित होने के बावजूद शताब्दी तक, उसके बावजूद वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बना, राष्ट्रमंडल देशों का मेंबर नहीं बना। भारत और पाकिस्तान सहित तमाम अंग्रेजों द्वारा विक्टोरिया के गुलाम रहे देशों ने किस आत्मसम्मान को दरकिनारा करते बेशर्मी से राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बने। हमारा तो ये साफ मानना है, भारत का अगर स्वाभिमान होता तो इस प्रकार के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी नकारना चाहिए था, अमेरिका की तरह। परंतु दुर्भाग्य है, उस देश में, यहाँ भारत में जहाँ कोरोनेशन पार्क बुराड़ी के समीप बन रहा है, जहाँ पे जॉर्ज पंचम के तमाम जो किंजवे कैंप से, जहाँ जॉर्ज पंचम ने यहाँ पे किंग ने कैंप किया, किंजवे कैंप वहाँ के समीप है, वहाँ उनकी यादें
जिन्होंने लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, देशभक्तों को शताब्दियों तक देश को गुलाम बनाया, अरबों खरबों की दौलत भारत से लूटी और उस लूट का खसोट और अमानवीय हैवानियत कृत्य के लिए आज भी उनके पद चिन्हों पर इस भारत को गुलाम बनाने के लिए धर्मांतरण और घुसपैठ का जो कृत्य किया जा रहा है, उससे राष्ट्र को सजग रहने का काम होना चाहिए। जिस प्रकार से उनके तत्व भारत में कहीं सेवा भाव के नाम पर, कहीं पे मानव नारी और आदिवासी पिछड़े के नाम पर देश के तवरु समाज को बांटने का काम किया, उन्हीं के इशारे पर देश के राजनीतिक दल देश की शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण करने के बजाय देश की शिक्षा चिकित्सा से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था का भारतीयकरण करने के बजाय उन्हीं अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि आज तक भी भारतीय भाषाएं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था आपको नहीं मिली। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में जो यहाँ इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट रखा गया था, उसी के तहत देश को सदा गुलाम बनाने के लिए रखा गया। आज स्थिति ये है, भारतीय लोगों में इतना आत्मसम्मान नहीं है कि वो आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते समय राष्ट्र के हितों के प्रति सजग रहे। मुझे याद है जिस प्रकार कारगिल प्रकरण चल रहा था, उस समय भी क्रिकेट के लिए देश के लोग क्रिकेट के प्रति ज़्यादा चिंतित थे। ये उन्हें चिंता नहीं थी देश के अस्तित्व की, देश की एकता और अखंडता की। आज इसके लिए अगर कोई गुनाहगार है, देश की सरकारें जो मात्र केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद में बांटते हैं। हम 77 साल बाद भी न देश के आम नागरिकों को अपनी भाषा दे पाए, न देश को अपना नाम दे पाए, न देश की अपनी प्राचीन गौरवशाली इतिहास का बोध कर पाए, न देश को अपनी गौरवशाली शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय इत्यादि प्रणाली दे पाए। यही नहीं, हम देश को अपना मित्र और शत्रु का भी बोध नहीं करा पाए। हम आसीन के सांपों को गले लगा रहे हैं। जिस प्रकार से घुसपैठ उत्तराखंड में हुई, उसमें जो सरकारी ज़मीन पे कहाँ से आए, क्या आए, उन लोगों को जो अपराधी हैं उनको उन पे दया की जा रही है और ये कहा जा रहा है इनको बसावत करा जाए। देश की सुरक्षा का सवाल है। सीमांत प्रांत में इस प्रकार न्याय व्यवस्था में जिस प्रकार से कॉलेज नियम का चक्कर है, न्यायालय का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। इस प्रकार के फैसले देते समय न्यायाधीशों को राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए। यही नहीं, भारतीय अस्मिता को जब पहचान छुपाने का काम इसके होते हुए, जब न्यायाधीश से लेकर चिकित्सक से लेकर नेता से लेकर आम मतदाता से लेकर तमाम लोग अपना पहचान जाहिर करते हैं, तो आखिर वो कौन सी मजबूरी है अपनी पहचान और रास्ता को दरकिनारे करके दूसरों की आंख में धूल झोंकने वाले तत्वों को संरक्षण देने के काम किया जाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमें विश्वास है आने वाले समय में देश 1947 में जो भयंकर भूल हुई थी, देश में विभाजनकारी तत्वों ने देश को धार्मिक उन्माद में फंसाकर जिस प्रकार से 20 लाख लोगों की निर्मम हत्या की थी, वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, पर थे तो भारतीय। उन भारतीयों की निर्मम हत्या की गई। उनका कोई दोष नहीं था कि किस देश में जाएं। अंग्रेजों ने बड़े निर्ममता से जो बंटवारा अफ्रीका से लेकर भारत में किया, वो अन्यायपूर्ण था। उनका पूर्व शासन ही अन्यायपूर्ण था। उन्होंने जो कृत्य किए, उन कृत्यों को सुधारने का काम, भविष्य में ऐसी परिस्थितियां भारत पे ना आए, भारत में किस प्रकार के खतरे हैं, उनके सजग रहना चाहिए। देश के सीमाओं पे सुरक्षा के लिए जो जामाज लगे रहते हैं, उन्हें 4 साल या 5 साल बाद अग्निवीर बजाने के बजाय उन तमाम नेताओं और नौकरशाहों को अग्निवीर बनाना चाहिए जो अपनी दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, जो सीमा पे लेह लद्दाख से लेकर सियाचिन तक अपने जीवन को जान हथेली में लेकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके लिए अतिरिक्त उन्हें
पेंशन से लेकर तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा नेताओं के भाषणों से नहीं होती है, नौकरशाहों के उससे नहीं होती है। अंतिम फैसला युद्ध के मैदान में होता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है। यही कारण है आने वाले समय में भारत को जहाँ कारगिल के मुख्य गुनाहगार से सजग रहना है, आसीन के शाम पाकिस्तान और उसके गुर्गों से भारत में जो घुसे हैं घुसपैठिए, उन पे मानवता दिखाने वाले लोगों से सजग रहना है। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें अपने राष्ट्र की सम्मान के साथ सुरक्षा का भी भान होना चाहिए, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो प्रदेश, देश और व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो सीरिया से लेकर लीबिया से तिब्बत से लेकर तमाम देश, मिस्र, ईरान, इराक, लीबिया और ये यूक्रेन अपनी बर्बादी के दिन के लिए आंसू बहाने के लिए प्रायश्चित करने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए मजबूत और दिशावान नेतृत्व चाहिए, जो नेतृत्व देश को सजग कर सके, प्रशासन को दिशा में ला सके, राष्ट्रद्रोहियों पे अंकुश लगा सके, उदंड व्यवस्था को सही दिशा में, राष्ट्र निर्माण की दिशा में नहीं। परंतु ये हो गया, हमारे 1947 के बाद आज तक भी देश कितने थपेड़े खा चुका है, अपने मित्र और शत्रु का भी भान नहीं है, अपने सम्मान का, अपमान का कोई घान नहीं है, अपने कलंक को सर माथे पे लगाकर, अपना नाम मिटाकर, अपना इतिहास मिटाकर कोई भी राष्ट्र अक्षुण्ण नहीं होता है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आने वाले समय में देश के नौजवान, आम जनता जागृत होगी, हुक्मरानों पे दबाव लगाएंगे, राष्ट्र कैसे सुरक्षित और सम्मानित रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।